हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ऑनलाइन क्लास में आप और हम फिर उपस्थित हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वह है बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का, और यह चैप्टर है बैंकर के दायित्व। मुख्यतः बैंकर के 5 तरह के दायित्व होते हैं: चेक के भुगतान का, अनुचित अनावरण का, खातों की गोपनीयता का, अनुचित जानकारी का और कुर्क के आदेश पर। क्योंकि हम जानते हैं कि बैंकर और ग्राहक का संबंध एक विचित्र और विशिष्ट संबंध होता है। इसमें कुछ दायित्व ग्राहक के बनते हैं तो कुछ दायित्व बैंकर के बनते हैं। आज हम बैंकर के दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। पहला हमारा जो दायित्व है वह है ग्राहक के चेकों के भुगतान का दायित्व। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकर का ग्राहक के चेकों के भुगतान का वैधानिक दायित्व है, बशर्ते कि चेक उचित ढंग से लिखा गया हो और उसके खाते में, यानी जो हमारा ग्राहक है उसके खाते में राशि हो। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि दायित्व तो बैंकर का बनता है चेक के भुगतान हेतु, लेकिन क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली बात, जैसे हम कह चुके हैं कि ग्राहक का चेक पूर्ण हो। बैंकर पर ग्राहक द्वारा लिखा गया चेक पूर्ण होना चाहिए। चेक की भाषा स्पष्ट हो, तारीख, राशि, नाम आदि सब कुछ स्पष्ट लिखे हुए हों, बिना काट छाँट के हों, राशि शब्दों में और अंकों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो, चेक हर प्रकार से पूर्ण हो और भुगतान योग्य हो। यदि यह शर्तें नहीं होती हैं पूरी तो बैंकर उसे भुगतान हेतु रोक सकता है। दूसरा है ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा हो, या धनराशि नहीं है उसके पास में तो जितनी राशि तक का वह ओवरड्राफ्ट ले सकता है, अधिविकर्ष ले सकता है, उतनी राशि उसके पास में होनी चाहिए उसके खाते में। अगला है ग्राहक का बैंक में खाता हो। यदि उसके ग्राहक का बैंक में खाता ही ना हो तो वह उस बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकता। चेक भुगतान के लिए विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया हो, यानी कि बैंकर पर चेक भुगतान का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब चेक पूर्ण होने पर विधिवत या ठीक समय या उचित स्थान, उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जिस बैंक में उसका खाता है उसी शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसी शाखा पर लिखा जाना चाहिए और भुगतान योग्य होना चाहिए। यदि चेक लिखने की हम कहें कि बहुत दिनों बाद में, जैसे अवधि पार अगर कोई चेक है और उसको हम कहें कि आज आप भुगतान करें, तो ये संभव नहीं है। विधिवत रूप से होना चाहिए, निश्चित समय का होना चाहिए, तब वह भुगतान योग्य हो सकता है। अधिविकर्ष की सुविधा को बिना पूर्व सूचना के भंग करने पर बैंकर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए किसी ग्राहक को 50,000 तक की अधिविकर्ष की सुविधा है और वह चेक लिखता है 50,000 रुपये तक की राशि का, लेकिन बैंक उस अधिविकर्ष की सुविधा को बिना ग्राहक को जानकारी दिए समाप्त कर देता है। ऐसी दशा में बैंकर का दायित्व बनता है कि वह उस चेक का भुगतान करे, क्योंकि ग्राहक जो है वो वैधानिक रूप से उस बैंकर से वह राशि भुगतान करने के लिए दबाव बना सकता है, क्योंकि ग्राहक को यह पता होता है कि वह अधिविकर्ष की 50,000 तक की सुविधा ले सकता है। बैंक को चाहिए कि इस सुविधा को बंद करने से पूर्व ग्राहक को वह जानकारी दे। अगला बिंदु है हमारा अनुचित अनादरण करने पर दायित्व। यदि बैंकर किसी चेक का बिना उचित कारण के जानबूझ करके या भूल से अनादरण कर दे तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकर ग्राहक को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
यह क्षतिपूर्ति दो प्रकार की हो सकती है, साधारण क्षति और पर्याप्त क्षतिपूर्ति। साधारण क्षति में क्या है, बैंकर द्वारा ग्राहक के चेक का अनुचित अनादरण होने पर साधारण क्षति तब मानी जाती है जब ग्राहक व्यापारी अथवा व्यवसायी अथवा उद्योगपति न हो। ऐसी दशा में उसे न्यायालय द्वारा सामान्य क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। पर्याप्त क्षतिपूर्ति, जब बैंकर किसी व्यापारी, व्यवसायी या उद्योगपति ग्राहक का चेक गलती से अनादरण कर दें तो बैंकर पर पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि चेक के अनादरण होने पर उस ग्राहक की साख पर चोट पहुँचती है, उस ग्राहक का सौदा रद्द हो जाता है, ग्राहक के लेनदारों का विश्वास टूटने लगता है और ग्राहक के व्यवसाय के बंद होने की संभावना यदि उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ उसे यानी उस बैंकर को ग्राहक को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। फिर है ग्राहक के खातों की गोपनीयता का दायित्व, यानी कि जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो इस संदर्भ में प्रत्येक बैंकर अपने ग्राहकों के बारे में विधि सम्मत गोपनीयता बनाए रखता है। ग्राहक से संबंधित किसी भी तथ्य को तीसरे पक्षकार को नहीं बताता है, परंतु कुछ इसके बारे में बाध्यता भी है कि जहां बैंकर को ग्राहक के बारे में सभी जानकारी देनी अनिवार्य होती है, जैसे जब वैधानिक रूप से जानकारी देना अनिवार्य हो। वैधानिक रूप से कब कब, जब आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य किया है, उपहार कर अधिनियम के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिक कोई गतिविधि ऐसी की है उसने जिससे कि उसका खाता या वह व्यक्ति का अकाउंट जो है वो संशय के घेरे में आ जाता है, या भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत उसने कोई ऐसा काम किया है कि पिछले 10 वर्षों से उसके कोई खाते में लेन देन ही नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा के अंदर भी बैंक को उसकी जानकारी देनी होती है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत भी यह वैधानिक दायित्व बैंकर का उत्पन्न हो जाता है कि अगर उसे कोई ऋण की राशि दी गई है तो वह ऋण राशि और उस ऋण राशि की अधिकतम सीमा आदि के बारे में वह जानकारी दे। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी जानकारी देना आवश्यक हो जाता है, जबकि किसी कंपनी की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक को बैंक से कंपनी के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है और ऐसे में वह उसके खातों के बारे में भी जानकारी ले सकता है। बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी न्यायालय को साक्ष्य के रूप में बैंकर से ग्राहक के खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया, इसमें भी अगर हम देखते हैं कि कोई खाते में ऐसी गतिविधि के अंतर्गत पैसा जमा हुआ है जो संविधान के अंतर्गत गलत है, पुलिस के जांच घेरे में अगर वो खाता आ जाता है तो बैंकर का यह दायित्व बनता है कि वह उसकी जानकारी दे। यानी तभी जानकारी देना अनिवार्य होगा जब विधान द्वारा उसे बाध्य कर दिया जाए, अन्यथा वह ऐसे ही जानकारी नहीं देगा। इसके साथ साथ जब जनहित में ग्राहक के खातों एवं कामकाज के तथ्यों की जानकारी प्रकट करना आवश्यक हो, जब बैंकर का यह अनुभव हो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ग्राहक लिप्त है और उसके कार्यों से ऐसा संशय प्रतीत होता हो कि इसने जो कार्य कर रहा है उसकी जो राशि है वो गलत काम में जा रही है, तो ऐसे में भी वह जनहित के उद्देश्य से उस ग्राहक की जानकारी दे सकता है। ग्राहक की स्पष्ट या गर्भ सहमति से, यानी गर्भित अगर कोई सहमति है तो भी वह उसकी जानकारी दे सकता है। बहुत बार ग्राहक
स्वयं जमानत पर ऋण लेने अथवा अन्य बैंक से अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करने और किसी नए व्यावसायिक संबंधों के लिए बैंकर को अपने कामकाज के तथ्यों के संबंध में जानकारी देने हेतु अनुरोध कर सकता है, आदेश दे सकता है। और ऐसे में बैंकर यदि जानकारी देता है तो यह न्याय संगत जानकारी मानी जाती है। बैंकर के स्वयं के हित में ग्राहक के खातों संबंधी जानकारी देना जब आवश्यक हो तब भी उसे जानकारी देनी चाहिए। यानी बैंकर द्वारा अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने हेतु स्वयं के हित में भी ग्राहक के खातों एवं कामकाज के तथ्यों संबंधी जानकारी देना न्यायोचित माना जाता है। विभिन्न बैंकों द्वारा परस्पर जानकारी देना। बैंकों में प्राय यह प्रचलन रहता है कि वे एक दूसरे के ग्राहकों के संबंध में मांगी गई जानकारी देते हैं ताकि उन्हें ग्राहक की तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहे और उसी के आधार पर आगे का व्यवहार बढ़ाया जा सके, जिससे कि किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार होने से रोका जा सके। परंतु यहाँ हमें यह भी ध्यान देना है कि सावधानी से हमें जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जानकारी दे दें वो ग्राहक के हितों के विपरीत हो। इस हेतु में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? केवल बैंकर को तथ्यात्मक सूचना ही देनी चाहिए, यानी कि किसी भी ग्राहक की सूचना देते समय अपनी राय शामिल नहीं करने देना। दूसरा है, अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही जानकारी दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति अधिकृत है उस जानकारी को लेने के लिए उसे ही जानकारी दें। सूचनाएं सांकेतिक एवं सामान्य हो, यानी सूचनाएं जो हम दे रहे हैं वह सांकेतिक हो और सामान्य हो। गोपनीय एवं उत्तरदायित्व से मुक्ति का संकेत, यानी कि वह जानकारी देते समय बैंकर को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह सूचना गोपनीय रखी जानी चाहिए और सूचना के आधार पर बैंक का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। और अंतिम है, हस्ताक्षर नहीं। जैसा कि इंग्लैंड में होता है और भारत में भी आजकल इसी का अनुसरण करते हैं कि कोई भी ग्राहक के संबंध में जानकारी देते समय बैंकर उस जानकारी पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं। अगला है, ग्राहक के बारे में अनुचित अथवा गलत सूचना देने पर यदि ग्राहक का कोई नुकसान होता है तो उसके संदर्भ में बैंक का यह दायित्व है कि वह ग्राहक को क्षतिपूर्ति भुगतान करे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि यदि कोई उसकी साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यदि उसकी कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो जानकारी बैंक ने दी है उससे, तो वह संबंधित बैंक से क्षतिपूर्ति ले सकता है। अगला है, कुर्की आदेश पर बैंक का दायित्व। पहली बात तो यह है कि कुर्की आदेश होता क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब कभी लेनदार की प्रार्थना पर न्यायालय के कुर्की आदेश द्वारा बैंक में पड़े ऋणी के धन की निकासी पर रोक लगा दी जाती है तो बैंक पर न्यायालय के आदेश की पालना का दायित्व हो जाता है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। जब उस आदेश की प्रति बैंक के मुख्य कार्यालय को दे दी जाती है तो सभी शाखा कार्यालयों में भी उसे दिया हुआ मान लिया जाता है। यानी कि कुर्की आदेश की सूचना यदि मुख्य शाखा को दे दी गई है तो यह माना जाता है कि यह समस्त शाखाओं को दे दी गई है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाता है। इस आदेश में लिखी गई राशि स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि आदेश में राशि का उल्लेख न है
तो बैंकर पर ग्राहक के खातों में संपूर्ण राशि को रोकने का दायित्व होता है। राशि स्पष्ट लिखी हुई है तब भी बढ़िया, और स्पष्ट नहीं लिखी गई है तो जितनी भी खाते में उसके राशि है वह समस्त राशि उस समय तक के लिए रोकने का दायित्व बैंकर का होता है। और यह आदेश ग्राहक के सभी खातों पर लागू होता है, न कि किसी एक खाते पर। और ग्राहक के सभी खातों का शेष एक खाते में स्थानांतरित करने का दायित्व भी उसी बैंकर का होता है। कुर्की आदेश आदेश उस खातों पर लागू होता है, उन खातों पर लागू होता है जिस दिन वह आदेश जारी हुआ है और उस दिन उस ग्राहक के खाते बैंक में हैं। कुर्की आदेश नहीं लागू होने की दशा: जब ट्रस्ट का खाता हो, जब संयुक्त खाता हो, जब साझेदारी खाता हो, या आदेश लागू होने के बाद नया खाता खोला गया हो, या कुर्की आदेश में ऋणी का नाम बैंक के खातेदार से भिन्न हो। यानी आदेश में और खाते के नाम में अगर अंतर है तो यह आदेश लागू नहीं होगा। कुर्की आदेश प्राप्ति के बाद अगर कोई राशि जमा होती है तो उस राशि पर भी ये आदेश लागू नहीं होगा। और यदि हम ये कहें आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसी सुविधा उसको दी गई है, ऐसे व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते पर कुर्की आदेश जारी करने का अधिकार है। ऐसे आदेश की पालना करना बैंकर का वैधानिक दायित्व है। अगर बैंकर आयकर कुर्की आदेश की पालना नहीं करता तो भी उसे त्रुटि करने वाला करदाता मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। दो तरह की इसमें बातें बताई गई हैं। पहला तो है न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश में, और दूसरा है आयकर अधिकारी द्वारा कुर्की आदेश में बैंकर का दायित्व।